जिला बार एसोसिएशन मेरठ, उपस्थित सभी अधिवक्ता जनों, जिनमें हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी श्री राम कुमार त्यागी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री वी के शर्मा जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कुमार भाई साहब, पूर्व अध्यक्ष मिसबाउद्दीन सिद्दीकी साहब, वर्तमान महामंत्री प्रवीण कुमार सुधार साहब, पूर्व महामंत्री त्यागी जी, पराग एरन जी उपाध्यक्ष, और यहाँ सभी मौजूद अधिवक्ताओं का जिला बार एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ उपस्थित हुए, तशरीफ़ लाए, आप सभी का हार्दिक आभार। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जिला बार एसोसिएशन द्वारा एक पहल की गई है, समय को देखते हुए जिस तरह से समय बदला है, मीडिया में क्रांति आई, सोशल मीडिया का दौर आया, लाइफ बहुत फास्ट हो चुकी है, भागते दौड़ते लोग चीज़ों को करते हैं, किताबों से निकलकर हम मोबाइल पर आ गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कहीं हमसे छूट जाती है, सीखना या पढ़ना से छूट जाता है। उस कमी को महसूस किया गया जिला बार एसोसिएशन द्वारा, ये निर्णय लिया गया इस वर्ष के कुछ ऐसे सेमिनार, वर्कशॉप, सिम्पोजियम आयोजित किए जाए जिनसे अधिवक्ता साथियों के ज्ञान में वृद्धि हो। पहला सिम्पोजियम जब हमने किया, जिसमें हमें पूर्व अध्यक्ष वी के शर्मा जी का सभी साथियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो हमें लग ये रहा था कि एफआईआर का विषय एक ऐसा विषय है, एफआईआर पहला चैप्टर होता है, पहला पेज होता है कानून की किताब का, तो उस पर लोग हमारा मजाक ना बनाए कि साहब आप एफआईआर हमें बताएंगे, हम सब जानते हैं। लेकिन उत्साह हमारा तब बढ़ा जब हमने देखा कि जो अधिवक्ता साथी हैं 10-10, 15-15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने उत्साहपूर्वक उस विषय पर भी सवाल किए। कानून का विषय ही इतना वाइड है, इतना व्यापक है कि आप जितना जानिएगा, जितना पढ़िएगा, उतनी ही आपको इसमें और ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती जाती है। तो सीखने की ना कोई समय सीमा होती है, ना कोई उम्र होती है, इसलिए हमें लगा कि हम अपने जिस ट्रैक पर चलने की कोशिश कर रहे हैं सही है। हमारा निर्णय लिया गया, हमारे सीनियर साथी ने जिसके लिए हमें उत्साहित किया, हमारी हौसला अफजाई की, वो बिल्कुल सही है। तो आज ये इस तरह से चौथा सेमिनार है जिसका विषय है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स अंडर वेरियस स्टेचू ऑफ लॉ। जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो 125 सीआरपीसी हमारे जहन में आता है, पहली बात, और दूसरा हमारे जहन में आता है कि इसमें सिर्फ महिलाओं को ही अधिकार है मेंटेनेंस लेने का, जबकि ऐसा नहीं है। हाल के दिनों में तस्वीर कुछ ज़्यादा साफ हुई है, उसमें पेरेंट्स भी आते हैं, बुजुर्ग माँ बाप भी आते हैं, बच्चे तो आते ही आते हैं। इसके अलावा 125 के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जहाँ पर आप मेंटेनेंस ले सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी कुछ मिलता है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। ज्ञान बढ़ाने के लिए हम ये सेमिनार कर रहे हैं, बहुत सारी जानकारी उम्मीद करते हैं कि आज यहाँ पर आएंगी। सबसे पहले मैं निवेदन करूँगा हमारे जिला बार एसोसिएशन के महामंत्री महोदय कि वो मंच पर आएँ, ओपनिंग रिमार्क रखें। और ये मंच वास्तव में तो आप ही का है, मैं तो यहाँ ज़बरदस्ती काबिज हुआ हूँ, तो महामंत्री महोदय आएँ और ओपनिंग रिमार्क्स आज के कार्यक्रम के संबंध में कुछ कहें। महामंत्री श्री प्रवीण कुमार सुधार जी, एक बार स्वागत करता हूं। धन्यवाद शोएब भाई। जिला बार एसोसिएशन में उपस्थित सभी अधिवक्तागण, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है कि आप अपना बेशकीमती समय निकालकर इस सेमिनार में उपस्थित हुए। आज अध्यक्ष जी इस कार्यक्रम में नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की सेमिनार में ये चौथी सेमिनार है और इसमें मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रंस, पेरेंट्स और वाइफ, इनके लिए सेमिनार, इसके बारे में जानकारी के लिए ये सेमिनार रखा गया है। और क्योंकि सेमिनार से कुछ ना कुछ जानकारी हमें मिलती है। पिछली बार मोटर एक्सीडेंटल क्लेम थी, एक बार क्रिमिनल केसेज में वी के शर्मा जी ने बताया था, एफआईआर के बारे में बताया था, उससे पहले 138 एनआई एक्ट के बारे में बताया था। लगातार ऐसे कार्यक्रम हमारी कोशिश रही, हमारी कार्यकारिणी की कोशिश रही, आप लोगों के सहयोग से ऐसे कार्यक्रम होते रहे, उसका परिणाम आज ये चौथी सेमिनार है। मैं
पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा, क्योंकि आज हमारे बीच अध्यक्ष महोदय नहीं है, तो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं पराग एरन जी से कि वो मंच पर आया, मंच ग्रहण करें। श्री पराग एरन जी, हमारे उपाध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन। मैं निवेदन करूंगा पूर्व अध्यक्ष श्री वी.के. शर्मा जी से कि वो मंच पर आएँ, क्योंकि आप भी हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं, माननीय अध्यक्ष हैं। कृपया मंच पर आएँ। पराग एरन जी के बाद पूर्व अध्यक्ष श्री वी.के. शर्मा जी। मैं निवेदन करूंगा रविंद्र भाई साहब से, पूर्व अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन, आप भी मंच पर तशरीफ लाएं। पूर्व महामंत्री महोदय, महामंत्री जी आ जाएं। हाँ, वर्तमान महामंत्री महोदय प्रिंस धार साहब। इनके बिना तो कुछ है ही नहीं। बाहर की जमीन तो हमारे महामंत्री जी है। पूर्व महामंत्री महोदय त्यागी जी इधर उधर को देखने लगते, आ जाओ। नहीं त्यागी जी, आपका आशीर्वाद पूरे कार्यक्रम में चाहिए। नाम आपका यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, राम कुमार त्यागी जी कृपया मंच पर आए। राम कुमार त्यागी जी। आप सभी सम्मानित अधिवक्ता गणों का एक बार पुनः स्वागत है। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हमारे एक बार के पूर्व अध्यक्ष, ये भी ऊपर वाले का सौभाग्य कि वहाँ पर अध्यक्ष पर्याप्त मात्रा में है, मिसबाउद्दीन सिद्दीकी साहब, आप भी मंच पर आ जाएं। सुरेंद्र कुमार भाई साहब। दरअसल हमने इसको दो पार्ट से देख रहे हैं आज के टॉपिक को, मेंटेनेंस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ्स। मेंटेनेंस का जब मसला आता है तो हमारे यहाँ रिलीजियस सेक्शन है, हिंदू लोग भी हैं, मुस्लिम लोग भी हैं, क्रिश्चियन और दूसरे लोग कम तादाद में हैं, लेकिन उनके लिए क्या लॉ है वो भी आप बताएंगे। बेसिक इशू आता है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से क्या उपचार है, क्या फैसिलिटी है, क्योंकि जब मुस्लिमों का नाम आता है तो वहाँ पर एक पर्सनल लॉ की बात भी आती है, शरीयत की बात आ जाती है, और पर्सनल लॉ सबके साथ है। इसी तरह से हिंदू लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट है। तो हिंदू मैरिज एक्ट पर अलग से प्रकाश डालने के लिए सुरेंद्र भाई साहब, सुरेंद्र वकील साहब हमारे बीच में है, आपका भी स्वागत है। और मिसबाउद्दीन सिद्दीकी साहब, जैसे मैंने बताया, आप स्पेसिफिकली 125 या मेंटेनेंस के और दूसरे क्या ऑप्शंस हैं, क्या रेमेडीज़ हैं, किस तरह से हमें 125 CRPC में मेंटेनेंस फाइल करना चाहिए, या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, डिफेंस अगर इसमें अपोजिट पार्टी के पास है तो क्या है, और हम अपने केस को अगर हम कंप्लेनेंट हैं तो किस तरह से रखेंगे। फिलहाल मैं सुरेंद्र भाई साहब को बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और मेंटेनेंस के ऊपर एक व्यापक जो दायरा मैंने बताया है कि जिसमें सभी आ जाते हैं, मुस्लिम से अलग हटकर ज़्यादा, हाँ तालियों से एक बार स्वागत करें। ज़्यादा जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है हमारे मेजोरिटी में, हिंदू भाई ज़्यादा होते हैं एडवोकेट में, उनको मुस्लिमों का नहीं पता होता है कि मुसलमानों के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके लिए मिसबा भाई साहब हैं हमारे पास, आप प्लीज़ सुरेंद्र भाई साहब। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मातृशक्ति, सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ, और आज की उपस्थिति से गदगद होकर इस कार्यक्रम और डॉक्टर साहब की शान में इस शेर से अपनी बात की शुरुआत करूँगा कि पिछले 4 सिंपोजियम जो हुए थे, आज चौथा है, पिछले जो 3 सिंपोजियम हुए थे उसमें हमारे जिज्ञासु अधिवक्ताओं की कमी को देखते हुए पिछले सिंपोजियम में ये विचार पनपा था कि क्या हमें ये प्रोग्राम आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। तब हमने डॉक्टर साहब और उनकी पूरी टीम और जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को ये कहा था कि अगर एक व्यक्ति तक भी, एक वकील तक भी हम अपनी बात पहुंचाने में कामयाब होते हैं तो ये प्रोग्राम कामयाब है। डॉक्टर साहब के सम्मान में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह बनो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह बनो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ।
विपरीत माहौल में जहां हर अधिवक्ता अपने जीवन यापन के लिए अपने मुकदमों की, अपने क्लाइंटेज की और अपने पेशे की पूर्ति करने में लगा हुआ है, वहाँ सीखने के लिए समय दे पाना भी बहुत बड़ी बात है। अब मूल टॉपिक जो 125 मेंटेनेंस से रिलेटिव है, इसे आप 3 हिस्सों में देख सकते हैं। धारा 125 CRPC आपको ये प्रावधान उपलब्ध कराती है कि कोई ऐसी पत्नी जिसको उसका पति बिना किसी लॉजिकल रीजन के, बिना किसी युक्त कारण के त्याग देता है, तो वो धारा 125 के अधीन अपने पति से कंपनसेशन पाने की अधिकारिणी है। लेकिन देखा यह जाता है कि हम लोगों ने, हमारे पास केसेस भी ऐसे आते हैं कि इसे पूरी तरह से महिलाओं के फेवर का लॉ, या कह लें कि इन प्रैक्टिस हम महिलाओं के फेवर की ही बात करते हैं। लेकिन इसमें धारा 125 CRPC में चिल्ड्रंस के लिए और पेरेंट्स के लिए भी प्रावधान है। धारा 125 के अधीन आप अपने पेरेंट्स के लिए भी, पेरेंट्स अपने बच्चों से कंपनसेशन पाने के लिए कोर्ट का रुख कर सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो लेजिटिमेट हों या इलेजिटिमेट हों, लेकिन अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, वो भी बजरिए कोर्ट 125 के अधीन कंपनसेशन पा सकते हैं। इसकी कार्यवाहियाँ धारा 126 CRPC के अधीन संचालित की जाती हैं, और धारा 126 CRPC के अधीन जब कोर्ट कोई ऑर्डर पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र एडवोकेट साहब। आपने कुछ साइटेशंस का जिक्र किया। यहाँ मौजूद अधिवक्ता और कैंपस में जितने भी अधिवक्ता हैं, मुझे लगता है कि कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे बीच में हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं श्री VK शर्मा जी, जो कि अप टू डेट रहते हैं, सभी रहते हैं, शायद आपको ज़्यादा रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाल ही में 125 CRPC को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, जिस पर काफ़ी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। अब से पहले रजनीश वर्सेस नेहा चल रहा था, जिसमें मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम एंड लाइबिलिटीज़, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आपको एफिडेविट फाइल करना होता है। उसके बेस पर सारे मुकदमे चल रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हालिया जो जजमेंट दिया है ITR इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर, जी, जिसमें उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न किसी व्यक्ति की आय निर्धारित करने का एकमात्र साधन नहीं हो सकती। जी हाँ, मुझे मालूम था, मुझे उम्मीद थी सर से, तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए कि इसका रजनीश वर्सेस नेहा पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस निर्णय की अपनी क्या हैसियत है। श्री VK शर्मा जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय श्री VK शर्मा जी, एक बार स्वागत तालियों से। अभी हमारे पूर्व वक्ता हमारे भाई ने बहुत अच्छी बातें बताई, एक प्रिलिमिनरी बातें बताई। एक्चुअली क्या होता है कि इनकम टैक्स बहुत रिटर्न में ये कर लेते हैं कि साहब, ज़्यादातर अभी तक देखा गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट लॉ आया है, उसमें उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर होल्ड करा है कि नेहा वाला जो आया है, कि उसमें क्या होता है, जितने भी हम लोग SSC होते हैं वो अपनी एक्चुअल आय नहीं दिखाते। अगर किसी की 10 लाख है तो 5 लाख दिखाएंगे, तो 4 लाख दिखाएंगे। तो इस वजह से ये जो संबंधित कोर्ट है उस पर एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इनकम टैक्स आमतौर पे क्या होता है कि इनकम टैक्स दिखा दिया साहब कि मेरी तो आय 2 लाख रुपए है या 3 लाख रुपए है, तो अब ये कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इस पे आप संज्ञान नहीं ले सकते। जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस के माध्यम से, जो इंडिपेंडेंट एविडेंसेस के माध्यम से कोर्ट के अंदर एविडेंस आई है, वो एक सबसे बड़ा मेंटेनेंस के निर्धारण का सबसे बड़ा एक विकल्प होगा। तो ये अपने में एक बहुत बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे DV एक्ट में है मेंटेनेंस का, या आपका 125 में है, तो 125 में मेंटेनेंस का पूरा स्क्रूटनाइज होता है। चाहे इशू लीगली सिविल की तरह से इशू ना बनाए जाते हो, लेकिन उसका सेपरेट, उसकी आय कितनी है ये सेटल करते हैं। उसके बाद सेटल करने के बाद ही
वो मेंटेनेंस देते हैं, जबकि डीवी एक्ट में ये प्रोविजन नहीं है। अक्सर ये देखा गया है कि डीवी एक्ट में अगर माना 10,000 क्लेम करा तो 10,000 दे दिया, इट इज रॉन्ग। अगर कहीं ये लगता है कि भाई डीवी एक्ट में 10,000 लड़की ने मांगा, 10,000 रुपए दे दी गया, तो आप जो 125 में जो निर्धारण हुआ है वो उसके ऊपर ओवरराइड होगा, ये बहुत क्लियर है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनकम टैक्स वाली मैंने बात बताई, और सबसे बड़ी बात इसमें आती है कि जो इंडिपेंडेंट उसकी इनकम है उसे सिद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं है। भाई जो महिला हमेशा साथ रहती है, जो माँ बाप हमेशा साथ रहते हैं, अगर उन्हें मेंटेनेंस चाहिए तो वो उन्हें पता है कि इसकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, अब वो इनकम टैक्स रिटर्न कितना ही भरता हो, लेकिन जो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ड्यूरिंग एविडेंस आई है उसके आधार पे ही मेंटेनेंस दे होगा। तो नेहा वाले बहुत क्लियर कर दिया इस चीज को। अब तक तो ये था कि भाई हमने दाखिल कर दिया कि साहब 2 लाख रुपए है, चलो 2 लाख रुपए वो हो जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा निर्णय है और एक एप्रिशिएबल निर्णय है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय अध्यक्ष महोदय वीके शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी जिसकी आपसे आशा की जा रही थी। अब मैं आज के मुख्य वक्ता हमारे ज़िला बार एसोसिएशन के एक पूर्व अध्यक्ष श्री मिसबाउद्दीन सिद्दीकी साहब को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप कृपया आएँ। आज युवा साथियों की संख्या काफ़ी अच्छी है, हमें भी कुछ बताएं 125 मेंटेनेंस या और दूसरे स्टैट्यूज ऑफ लॉ क्या कहते हैं मेंटेनेंस के संबंध में। मिसबाउद्दीन सिद्दीकी साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। डाइस पर मौजूद जिला बार के महामंत्री श्री परवीन सुधार साहब, पूर्व अध्यक्ष श्री वीके शर्मा साहब, पूर्व महामंत्री राम कुमार त्यागी साहब, उपाध्यक्ष पराग एरन साहब और जो हमारे कन्वीन कर रहे हैं डॉक्टर साहब, सबके चाहने चाहिए थे। और सभागार में उपस्थित पूर्व अध्यक्ष श्री रविंदर सिंह, पूर्व महामंत्री, सभागार में उपस्थित दोस्तों साथियों, देखिए 125 सीआरपीसी के बारे में आप सब लोग जानते हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और अभी 2 हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री वीके शर्मा जी ने, सुरेंद्र भाई साहब ने बहुत डिटेल से बताया 125 सीआरपीसी के बारे में। और मैं ये समझता हूँ कि जो हम लोगों के ज़माने में और आज के ज़माने में थोड़ा डिफ़र हो गया। आज के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिख करके आते हैं, बहुत उनको 125 में नहीं बल्कि हर फील्ड में बहुत अच्छी नॉलेज है और पढ़ने में हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं। जब हमारे ज़माने में एक स्कूल होता था, अब बहुत अच्छे स्कूल हैं। तो पढ़ रखा है 125 सीआरपीसी सब लोगों ने और एक्ट भी पढ़ रखा है। मेरा अपना मानना ये है कि दौर बदलता रहता है। पहले और अब में वकालत में थोड़ा फ़र्क आ गया। पहले वकालत सब लोग करते थे, मर्डर करते थे, ज़मीनों के करते थे, रेंट के करते थे, एग्जैक्टमेंट के करते थे। अब थोड़ा सा डिफ़र हो गया। जब से फैमिली कोर्ट एक्ट आया तब से पूरी वकालत बदल गई। फैमिली कोर्ट जहाँ आया 1984 में, तो तब से आप ये माने कि अगर कचहरी में 100 दायरे हो रहे हैं तो 50% दायरा फैमिली कोर्ट का है। इसका मतलब फैमिली कोर्ट एक्ट, एक जो एक्ट बना है उसके अंदर जो दायरे हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो कचहरी में इस वक्त ट्रेंड चल रहा है 2 चीज़ों का, अलग अलग चीज़ें, लेकिन जो मेरी अपनी ओपिनियन है वो बताऊंगा मैं। जैसे 138 NI एक्ट बहुत अच्छा है, आजकल चल रहा है, बहुत ज़्यादा वर्क है इसका। तो कचहरी में सबसे ज़्यादा दायरे में समझता हूँ फैमिली कोर्ट के अंदर हो रहे हैं और उसके बाद में NI एक्ट में हो रहे हैं। और जो सिविल के केसेस थे वो बहुत कम हो गए हैं। तो इसका मतलब साफ ये हो गया है कि आज का जो वकालत का दौर है वो स्पेशलाइजेशन का है। अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, और वैसे भी आप ये देखिए, अगर आप छोटी सी चीज़ मिठाई खरीदने जाएंगे तो आप ये कहेंगे मिठाई की अच्छी दुकान कौन सी है, वहीं से मिठाई लें। रोहतास का है, नाम मशहूर है, आप डब्बा देख करके बता सकते हैं मिठाई अच्छी होगी। अगर कोई आपके यहाँ डब्बा लेकर के आया या आप किसी को देने जाते हैं तो ये कहते हैं रोहतास के यहाँ से ले लो, तो एक गारंटी है। तो मेरा अपना मानना ये है कि वकालत सब करते हैं, वकालत जहाँ बैठे हैं सब लोग वकालत ही कर रहे हैं।
लेकिन वकालत चल बहुत कम लोगों की रही है। अगर यहाँ 100 वकील हैं तो 100 में से आप ये मान लो 50% लोग, बल्कि मैं तो कहता हूँ जो अच्छी वकालत है वो 25% की भी हो सकती है। दरअसल वकालत के अंदर एक मेन चीज़ है और वो है स्पेशलाइजेशन। अब अगर आप किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप ये मानो कि आपकी वकालत बहुत अच्छी चलेगी। तो उसी बेस पे मेरा अपना मानना ये है कि मैं, आपको पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैट्रिमोनियल केस करता हूँ और दूसरा कोई केस करता ही नहीं मैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं कि मैं दूसरा केस कर नहीं सकता, बल्कि आप ये कहिए कि मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं दूसरे केस को लूं। मेरे पास मैट्रिमोनियल के ही पहले इतने केसेस है कि मैं दूसरे केसेस में, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि ये मैट्रिमोनियल करते हैं तो इनको मैट्रिमोनियल की नॉलेज होगी। तो मेरी अपनी सोच ये है कि अगर हम मैट्रिमोनियल की बात करते हैं तो यहाँ पे मौजूद है 125 को छोड़िए, हम तो एक बात कहते हैं कि अब जब वक्त आज का फैमिली कोर्ट का है तो हम ये देखेंगे फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर, ये मैट्रिमोनियल के अंदर कितने दायरे होते हैं, किस तरह के दायरे होते हैं और कौन सा केस कैसे चलता है। सबसे पहले तो आप ये देखें, जब कभी हम आए थे 125 CRPC में तो मेंटेनेंस मैक्सिमम 500 रुपया था, मैक्सिमम था। बहुत से लोग तो कहते करते थे हमारे ज़माने में बांध दे जितना बांधना, क्योंकि 500 से ज़्यादा पावर नहीं थी तो बन नहीं सकता था 500 से ज़्यादा। लेकिन आज का दौर बदल गया, अमेंडमेंट हो गया, आज उसकी तनख्वाह भी डिपेंड हो गया, आपकी जितनी इनकम है उसके हिसाब से बनेगा, तो चेंज आ गया। जब हम आए थे कचहरी, आप लोग भी आए थे, सीनियर साथी यहाँ मौजूद हैं, तो 498 था ही नहीं, IPC में था ही नहीं 498, 498A में 498 था, 498A बना, अमेंडमेंट हुआ, और जैसे 498A बना तब से आप ये मान लो कि लड़कियों के पास एक बहुत बड़ा हथियार आ गया। और आज के दौर में, उस वक्त में जब 498 बना था तो सारा परिवार जेल जाया करता था। 498 सबसे बड़ा हथियार था लड़की के पास, अगर मुकदमा लिखा दिया तो आप ये मानो कि पूरा परिवार जेल चला गया। तो थोड़ा चेंजिंग आ रही है। 125 या IPC वही है, लेकिन IPC में सबसे ज़्यादा जो मुकदमे कायम होने लगे वो 498A IPC में होने लगे। उसके बाद में और थोड़ा और आगे चले हम तो आप ये देखो कि डावरी प्रोहिबिशन एक्ट आ गया। तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं तो एक्ट भी बनते जा रहे हैं, और ये सारे एक्ट लड़कियों के फ़ायदे पहुंचाने के लिए बन रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं 125 CRPC से। 125 CRPC के अंदर मेंटेनेंस, वाइफ, बच्चे और माँ बाप, आप अभी बताया ही है, ले सकते हैं। 126 में प्रोसीजर है, कोई एक्स पार्टी हो जाए तो एक्स पार्टी रिकॉल कराने का प्रोसीजर है। 125(3) में एग्जीक्यूशन डलती है, एग्जीक्यूशन डालते हैं। तो 125 के मुकदमे तो फैमिली कोर्ट के अंदर बहुत डल रहे हैं। उसके बाद में 125 के बाद में फिर अगर आप आगे और चलते हैं तो फिर हिंदू लॉ आ गया। हिंदू लॉ के अंदर हम आते हैं तो सेक्शन 9 सबसे ज़्यादा डलता। सेक्शन 9 जो है वो डिफेंस के लिए, अगर कोई लड़की किसी की वाइफ चली जाए तो सबसे अच्छा डिफेंस सेक्शन 9 है। आप सेक्शन 9 का मुकदमा डालिए। और मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी पति के पास सेक्शन 9 से अलावा कोई हथियार है ही नहीं। एक केवल और केवल एक ही मुकदमा है और वो है सेक्शन 9 का। सेक्शन 9 आप डाल दीजिए, सेफ साइड हो जाएंगे। और वैसे भी अगर कोई सेक्शन 9 डाल दे और वो जीत जाए तो फिर ये है कि 125 के अंदर वो मेंटेनेंस से एंटाइटल नहीं होगी लड़की। तो सबसे अच्छा सेक्शन 9 है। उसके बाद में फिर आप आगे और चलो तो सेक्शन 13 है। मैं वो बताने जा रहा हूँ, पूरा तो लॉ है, हिंदू लॉ सबने पढ़ रखा है, मैं बताने जा रहा हूँ जो हमारे यहाँ जिस चीज़ के मुकदमे दायर होते हैं। और एक मैट्रिमोनियल केस के करने के लिए अगर एक्सपर्ट बनना है तो आपको कितनी किताबें कम से कम पढ़नी पड़ेंगी, कितनी आपको नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि आप मैट्रिमोनियल के एक्सपर्ट बन सकें। तो हिंदू लॉ पढ़ना पड़ेगा आपको। तो हिंदू लॉ के अंदर हमने बताया सेक्शन 9, सेक्शन 9 के अंदर लाने का मुकदमा दायर हो गया। सेक्शन 13 में डाइवर्स हो गया। और थोड़ा सा आगे चलो तो सेक्शन 13B, जब दोनों पार्टी सहमति हो जाते हैं
कि भाई आप सब में सहमत होगी पार्टी के बीच में, तो चलिए सहमति के आधार पर कोई मुकदमा करते हैं, तो वो है सेक्शन 13B। सेक्शन 13B का मुकदमा हो गया। हिंदू लॉ की बात हो रही है, इसी बीच में अगर कोई सेक्शन 13 डाल दे या सेक्शन 9 डाल दे, तो फिर एक लड़की को ऑप्शन है सेक्शन 24 का। सेक्शन 24 वो है जो दौरान बाद जब मुकदमा चल रहा है लड़की मेंटेनेंस लेने की एंटाइटल होती है। अगर किसी ने सेक्शन 9 डाला लड़के ने और लड़की अपेयर हुई तो फिर सेक्शन 24 डाल देती है। सेक्शन 24 जब डिसाइड होगा उसके बाद में सेक्शन 9 का मुकदमा चलेगा। सेक्शन 24 के अंदर वो आने जाने का खर्चा, एडवोकेट्स की फीस और मेंटेनेंस ये कोर्ट बांध देती है, और उससे फ़ायदा भी है। ये सेक्शन 24 सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए बनी है कि जिससे कि लड़के अपना गुजारा बसार अच्छी तरह से कर सकें, क्योंकि 125 तो डिसाइड हो नहीं रहा। उसने सेक्शन 9 का मुकदमा कर दिया, 125 तय होने में टाइम लगेगा। अगर उस लड़की ने डाल भी रखा है तो सेक्शन 9 में सेक्शन 24 डाल करके आप मुकदमा कर लें। हिंदू लॉ हो गया। हिंदू लॉ में और भी सेक्शन है, लेकिन मैंने तो जो चलन में है मैं वही बात करूंगा। मैट्रिमोनियल के अंदर आप एक्सपर्ट कैसे बनेंगे? देखिए, बनने की जो है फैमिली कोर्ट जो है ना, सबसे मैंने बताया ना सबसे ज़्यादा मुकदमे फैमिली कोर्ट। तो अब मैं भी यही चाहूँगा कि आप लोग भी अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं फैमिली कोर्ट में, तो आपको किस किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। 125 आ गया, उसके बाद 498 आ गया, उसके बाद 498 के साथ आमतौर पर एक केस और कर देते हैं लोग जो चलता है चलन में 406 IPC का। 406 IPC में ये होता है कि उसमें दोनों पक्ष कर सकते हैं, लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। लड़के वाले ये कह देते हैं कि हमारे घर के जेवरात रख के चली गई परिवार के, और वो सब लोग आए थे, तो 406 का मुकदमा दायर हो जाते हैं। लड़की तो करती ही है कि 400 हमने सामान दिया था, वो सामान वापस नहीं कर रहे, तो 406 का मुकदमा हो जाएगा। तो 406 हो गया, 498 हो गया, जो आमतौर पे मुकदमे करते हैं। बाकी तो और मुकदमे भी कर लो, लेकिन ये चलते हैं अगर आप मैट्रिमोनियल केस करेंगे कभी इधर से और कभी उधर से। उसके बाद फिर मॉमडल लॉ आ गया, मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के अंदर एक ही करते हैं, जैसे हिंदू के अंदर सेक्शन 9 है, ऐसे 281 मुस्लिम लॉ है वाइफ को लाने का। तो मुस्लिम लॉ के अंदर जो मैक्सिमम मुकदमा होता वो सिर्फ और सिर्फ लाने का, वो सेक्शन 9 में भी वही है, 281 मुस्लिम लॉ में भी यही है। तो एक ही मुकदमा है मुसलमानों के लिए, तो इससे वो मुस्लिम लॉ में यही मुकदमा होता है जो चलता है 281 मुस्लिम लॉ भी वाइफ को लाने के लिए। इसके अंदर ये है कि उसमें तो जो थोड़ा सा डिफर है, हालांकि क्योंकि उसके अंदर मुस्लिम लॉ के अंदर कहीं भी सेक्शन 24 का जो दे रखा है हिंदू लॉ में वो इसमें नहीं है। तो मुस्लिम के अंदर लड़की अगर लड़के ने मुकदमा दायर कर दिया लड़की को बुलाने का, अपनी पत्नी को बुलाने का, तो वो कोई मुकदमा लड़के पे इसका नहीं कर सकती कि मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए, कहीं लॉ में लिखा हुआ नहीं है। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंग है जो यहाँ पे चलन में नहीं है, लेकिन 151 CPC है। तो कई रूलिंग ऐसी है जो 151 CPC में लड़की एप्लीकेशन दे सकती है और वो कोर्ट खर्चा बांध सकती है। हमारे यहाँ फैमिली कोर्ट में चलन में नहीं ये बात, लेकिन लॉ में है। अगर आप 151 CPC की एप्लीकेशन मूव करेंगे उसके लिए रूलिंग भी है, तो कोर्ट खर्चा आपका बांध सकती है। उसके बाद थोड़ा सा और, जैसे अब फैमिली कोर्ट के अंदर जो मेन फैमिली कोर्ट एक्ट बनाया उसमें आप देखेंगे तो सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 बहुत अहम है। सेक्शन 7 वो सेक्शन है जो जिसमें ज्यूरिडिक्शन टोटल ट्रांसफर कर दिया गया फैमिली कोर्ट में। जैसे 125 पहले जहाँ जहाँ फैमिली कोर्ट नहीं था, 125 पहले मजिस्ट्रेट क्या चलती थी, पहले मजिस्ट्रेट क्या होती थी मुकदमा, उसके बाद में फिर वहाँ पे मजिस्ट्रेट क्या तय होने के बाद में फिर डिस्ट्रिक्ट जज क्या होता था, रिवीजन, फिर डिस्ट्रिक्ट जज क्या तय होने के बाद में हाई कोर्ट जाता था। लेकिन जब से फैमिली कोर्ट बन गया तो फैमिली कोर्ट का हर जजमेंट 125 का किसी चीज़ का भी होगा उसके खिलाफ हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई रेमेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं है। और वैसे भी आजकल तो आप देखेंगे फैमिली कोर्ट में भी जो हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट जज इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट जज हैं, दोनों बराबर हैं, यहाँ भी और वहाँ भी, यहाँ के वहाँ बन सकते हैं, वहाँ के यहाँ बन सकते हैं। तो इसलिए अब तो ये शक शुबे की गुंजाइश भी नहीं रही कि भाई अपील जो होगी वो हाई कोर्ट में होगी, रिवीजन हाई कोर्ट में होगा, जो कुछ भी होगा हाई कोर्ट में होगा, हाई कोर्ट के अलावा कहीं नहीं होने का। फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 7 एक आम तौर पे मेरे पास भी आते रहते हैं, मसला आता है डाइवर्स का। या तो डाइवर्स एक्ट में दो उसमें जाइए सेक्शन 2 के अंदर
डाइवर्स एक्ट के अंदर तलाक लेने के लिए। तो आम तौर पे जो चलन में है, मैं तो देखिए हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं लॉ की जो चलन में है, जो आप मुकदमा कर सकते हैं। मैंने बताया ना, यहाँ मेरे से ज़्यादा पढ़े जो बच्चे हैं, मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लॉ की उनको बहुत जानकारी है। लेकिन एक डिफरेंस है मेरे और उनके बीच में, मेरे पीछे तजर्बा है, उनके पीछे तजर्बा नहीं है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बात बताने जा रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है। आप मुकदमा क्या करेंगे और कैसे करेंगे। अगर डाइवर्स का आपने मुकदमा कर दिया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। खास तौर से मुस्लिम की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब ने एक बात बताया था कि हिंदू लॉ के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन मुस्लिम लॉ के बारे में अभी कम जानते हैं या उतनी नॉलेज नहीं है, तो वो बताने जा रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ मुस्लिम लॉ के अंदर तलाक हो जाती है 3 बार कहने से। अब थोड़ा सा ये डिफरेंस हो गया जब से ये एक्ट बन गया सेक्शन 2019 में, तो अब एक साथ 3 तलाक नहीं दे सकते। पहले एक साथ 3 तलाक देते थे, तो एक साथ 3 तलाक नहीं दे सकते, तो उसके लिए आज भी प्रोविज़न है कि 1-1 महीने के गैप से तलाक दी जाती है, और ये शरीयत एक्ट में है। ये पहला वाला जो प्रोविज़न था ना, वो था ही गलत। सही बात यह है कि तलाक का था ये कि 1-1 महीने के गैप से, 1 महीना गैप से मुराद ये है कि जो लड़की के लिए वो होता है ना 1 महीना, तो उसको छोड़ करके 3 महीने का टाइम रखा। 1 महीना डाइवर्स से एक दें, उसके 30 दिन बाद दूसरा दे दें, फिर 30 दिन बाद तीसरा दे दें। अगर आपने 3 तलाक दे दी तो तलाक कंप्लीट हो गई, आज भी कंप्लीट है। और ये तलाक देने का राइट सिर्फ और सिर्फ लड़के को है मुसलमानों में। लड़की को तलाक देने का राइट नहीं है। एक यहीं पे बात और बता दूं मैं आपको, लड़की को राइट है तलाक लेने का, देने का नहीं, लेने का। तो उसे कहते हैं खुला तलाक। लड़की लड़के से कहेगी कि आप मुझे खुला तलाक दे दो, उसके बदले वो मेहर, इद्दत, सामान छोड़ सकती है। और लड़का अगर तैयार हो जाए कि मैं आपको खुला तलाक दे सकता हूँ, तो वो खुला तलाक लड़की ले सकती है। लेकिन ये भी लड़के के ऊपर ही डिपेंड है। अगर लड़का नहीं चाहता तो लड़की खुला तलाक भी नहीं ले सकती, और तलाक तो देने का पावर लड़की को है ही नहीं। आज भी मुस्लिम लॉ के अंदर सिर्फ और सिर्फ लड़के को ही पावर है तलाक देने की। तो अब यहाँ ये बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे तलाक देने की बात आती है, आपके पास कोई केस आया कि भाई आप कैसे, हम वाइफ से छुटकारा कैसे पाए, भाई तलाक कैसे दें, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ प्रैक्टिकल का आपको करना क्या है। आपको करना यह है कि सेक्शन 7 फैमिली कोर्ट एक्ट, याद रखिए सेक्शन 7 फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर 1 और उसका बाद में एक्सप्लेनेशन का B, उसके अंदर आप ये करिए कि आप दावा ऐसे लिखिए कि हमने पहली तलाक फला टाइम में दे दी, उसके 1 महीने बाद के दूसरी तलाक दे दी, उसके 1 महीने बाद तीसरी तलाक दे दी, और हमारे 3 तलाक देने के बावजूद भी जो हमारी वाइफ है वो तलाक को मानने से इनकार कर रही है, तो वो होता है डिक्लेरेटिव सूट, डिक्लेरेशन का। तलाक का जो आपने दिया उसको डिक्लेयर कराना कोर्ट से, तो सेक्शन 7 के अंदर है वो। मेरे पास अक्सर लोग मालूम करने लगते हैं कि भाई हम कैसे तलाक का डिक्लेरेशन करावे, तो सेक्शन 7 के अंदर है डिक्लेरेशन का। उसका तरीका यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने दावे में ये लिखो कि मैंने अपनी वाइफ को फला डेट में तलाक, मान लो 2 जनवरी को तलाक दे दी, उसके बाद में आप दूसरी डेट लिखो 5 फरवरी को तलाक दे दी, उसके बाद में आप तीसरी डेट लिखो 7 मार्च को तलाक दे दी, और तलाक देने के बाद में भी वो आज भी मुझे अपना पति हस्बैंड बता रही है, इसलिए मुझे ये मुकदमा दायर करने की आवश्यकता हुई है। मुझे जो मैंने तलाक दी है ये डिक्लेयर कर जाए कि मेरे और उसके बीच पति पत्नी का संबंध खत्म हो गया तलाक देने की वजह से। तो सेक्शन 7 के अंदर हम आ जाएंगे, ठीक सही। दरअसल 125 CRPC के अंदर अगर आप देखेंगे तो वाइफ की डेफिनेशन देखिए आप, जो बहुत अहम है, और इस पर बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है, इससे पूरा एक्ट बन गया। सेक्शन 125 में वाइफ की डेफिनेशन में यह कहा गया है कि वाइफ में डाइवर्सिव वाइफ भी वाइफ है। अब सवाल यह उठता कि डाइवर्सिव वाइफ वाइफ है, अब अगर आपने तलाक दे दिया अपनी वाइफ को, पति पत्नी का संबंध भी समाप्त हो गया है, तो एंटाइटल वो मेंटेनेंस लेने के लिए तब भी है जब तक वो अपनी
शादी नहीं कर लेती। अगर वो शादी नहीं करती तो जब तक रहेगी मरते दम तक वो मेंटेनेंस लेने की एंटाइटल है। ठीक, तो यहाँ पर एक खास बात ये थी कि मुस्लिमों के अंदर, क्योंकि बात डॉक्टर साहब ने बताई कि थोड़े से मुस्लिम के बारे में बता दे, तो वहीं मैं आ रहा हूँ। मुस्लिमों के अंदर ये था कि हमारे यहाँ इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई मुसलमान अपनी वाइफ को तलाक दे दे तो वो क्या देगा, मेहर, इद्दत और जो सामान वो एकदम देगा, लमसब जो भी देना, वो मेंटेनेंस लेने की एंटाइटल नहीं है। ये हमारे यहाँ लॉ में है, शरीयत एक्ट में, मुसलमानों के अंदर, कि भाई जो भी लेना वो हमसे मेंटेनेंस लेने के लिए एंटाइटल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब 125 देखेंगे तो डाइवर्सी वाइफ मेंटेनेंस लेने के लिए एंटाइटल है। तो एक बहुत मशहूर केस हुआ शाहबानो वाला, आप सबके नॉलेज में है, आपने पढ़ लिख रखा है शाहबानो वाला केस। उसमें ये हुआ कि शाहबानो ने मुकदमा दायर कर दिया 125 का, उधर से ये ऑब्जेक्शन आ गया कि शरीयत एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि सब मेंटेनेंस लेने के हकदार नहीं है। ठीक, तो मुकदमा खारिज, वो जीत गई शाहबानो, लोअर कोर्ट से जीती, हाई कोर्ट से जीती, सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही कि शी इज एंटाइटल फॉर मेंटेनेंस। अब मसला आया कि भाई मुसलमानों में तो है नहीं ये वाली बात, शरीयत एक्ट में एक बवाल हुआ और फिर पार्लियामेंट एक नया एक्ट बना दिया, मुस्लिम डाइवर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1984। उसमें सेक्शन 3, उसमें सेक्शन 3 में ये है कि अगर कोई मुसलमान अपनी वाइफ को तलाक दे दे तो उसकी वाइफ उससे मेंटेनेंस लेने की एंटाइटल नहीं है। क्लियर कट लॉ है, बिल्कुल साफ सुथरा लॉ है, क्लियर कट लॉ है। और जो हमारे साथी दोस्तों ने वकालत करते थे उस ज़माने में, जब ये एक्ट आया 1984 में, उससे पहले की बात बता रहा हूँ, करते वकालत, जब ये एक्ट आ गया तो उसमें जो मुकदमे 125 CRPC के चल रहे थे, हर व्यक्ति ने एक काम शुरू कर दिया कि WS फाइल करे, या WS फाइल कर दिया तो अब एक एप्लीकेशन मूव कर दे कि मैंने तो अपनी वाइफ को फला फला तासा गवाहों के सामने, 2 गवाह होने ज़रूरी है तलाक के लिए, ये बीच में रह गया था, मैं बताऊं कि हमारे यहाँ तलाक जब ही होगी जब 2 विटनेस का होना ज़रूरी है, विदाउट विटनेस तलाक नहीं होगी। तो हर व्यक्ति ने, जो एडवोकेट्स हैं, क्योंकि उनका तो मकसद ये है कि अपना केस जीतें, और जीतने के लिए उन्होंने एक बात शुरू कर दी कि हर मुकदमे में ये कह दिया कि मैंने तलाक दे दी, मैंने तो फला तारीख को तलाक दे दी थी, मैंने तो फला तारीख को तलाक दी थी। मुकदमे होने लगे खारिज, और मुकदमे बहुत सारे इसी ग्राउंड पे, क्योंकि लॉ क्लियर करता, मुस्लिमों के लिए बिल्कुल साफ सुथरा लॉ है कि सेक्शन 3 में कि अगर कोई मुसलमान अपनी वाइफ को तलाक दे दे तो उसके वाइफ मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है। उसके बाद में ये हुआ, जब ये मुकदमा चलता रहा तो फिर सुप्रीम कोर्ट के एक लॉ से वो रूलिंग आई। उस रूलिंग के अंदर दरअसल तलाक का है क्या, मैं आपको तलाक बताऊँ, तलाक देने का तरीका क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर करा, वो कुरान पाक की आयत को कोट करके उन्होंने ये बात कही कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी वाइफ को तलाक दे दी, वो मेंटेनेंस से बचने के लिए कह रहे हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक है कि किस तरह से मेंटेनेंस से बचा जाए। ये गलत है, ये गलत है। और हकीकत भी यही बात थी कि शरीयत एक्ट भी यही नहीं कहता कि आप धड़ से तो तलाक दे दो, नहीं। और आपने धड़ से तलाक दे दी, एक तो तलाक दे दी अपनी वाइफ को बिना किसी उसके, तो आप एंटाइटल है मेंटेनेंस के। हाँ, अगर कायदे से तलाक दी, आपने ग्राउंड दिया ऐसा, तो तब तो नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कहा कि जो लोग ये मुकदमा दायर करते वक्त बीच में वकालत वहाँ पर ला के कह देते हैं, ये एप्लीकेशन दे दे तलाक दे दी, ये ऐसा कुछ नहीं है, वो एंटाइटल है टिल रिमैरिज। और आज की डेट में एक नहीं कितनी रूलिंग आ चुकी सुप्रीम कोर्ट की कि मुस्लिम लेडी भी एंटाइटल है टिल रिमैरिज मेंटेनेंस लेने के लिए। तो वो जो सेक्शन 3 थी वो पूरा एक्ट बना हुआ है, मौजूद है, तो वो अब एक्ट आप ये मान लो एक तरह से ख़त्म ही हो गया। वजह क्या है, मैं फिर वहीं आऊँगा कि तलाक देना कुरान में, मैं वहीं कह रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने कोट करा, वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें ये लिखा है, अगर आप कभी आपके झगड़ा तो किसी का कभी भी हो सकता है, अगर आपका झगड़ा वाइफ से हो जाए और नौबत ये आ जाए कि तलाक के बिना अब बात बनने वाली नहीं है, तो उसमें साफ ही लिखा हुआ कि आप दोनों तरफ से सालिस वर्ड वो हैं कि जो
बीच में होता ना पंचायत, यानी कि दो आदमी इधर से दो उधर से, दोनों तरफ से पंच जिन्हें बोलते हैं, आप ये मान लो कि दोनों तरफ से सालिस बैठेंगे दोनों तरफ से, यानी कि दो आदमी, दो लड़की के हो गए, दो लड़के के हो गए, या दो चार लड़की के हो गए, चार लड़के के हो गए, वो दोनों को समझाएंगे, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी, और समझाने के बावजूद भी इस नतीजे पर निकलते हैं वो लोग जो बीच में बैठे हैं कि इनमें आपस में डिब्बा होना नामुमकिन है। तो फिर वो ये बात कहते हैं, कभी बैठ करके फैसला कर लो आपस में, नहीं बात बनती तो तलाक दे दो। तो क्या हुआ कि सालिस का बैठना कंपलसरी है, लेकिन जो डाइवर्स दिया जा रहा था उसमें कोई सालिस नहीं बैठा था, उसमें तो एक लफ्ज़ लिखते थे कि मैंने अपनी पत्नी को फला डेट में तलाक दे चुका। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट करा, बहुत सही जजमेंट करा, इस नाते से कि उस वक़्त लड़कियों का इतना शोषण हुआ कि बेचारी मुकदमा जीत रही थी, जीतते जीतते 1 मिनट में मुकदमा हार गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी, बहुत अच्छी रूलिंग दी, लेडीज़ के लिए बड़ी अच्छी है। और उसके बाद में आज हम चलन में देख रहे हैं कि आपको पता भी नहीं, हमें पता नहीं, लेकिन आप मुकदमा दायर करिए, 100% मेंटेनेंस मुस्लिम का लेडी का बनता है कोर्ट से। तो वजह उसकी ये है, ठीक। तो मेरा अपना मानना ये है कि अगर आपको अच्छी वकालत करनी है तो आपको एक्ट की नॉलेज होनी ज़रूरी है कि कब किस परिप्रेक्ष्य में कौन सा एक्ट आया। जैसे गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है, थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं। गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट में आ जाइए आप। गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के अंदर मैं अपनी बात बताऊं कि एक बार एक मुकदमा चल रहा था, बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा था, पार्टी गाजियाबाद की थी। हमारे पास फाइल बीच में उठ करके आ गई, हमने फाइल में देखा तो फाइल में टेक्निकल बात ये अटकी कि जो बच्चा था वो लड़की के पास गाजियाबाद में था, लड़के ने मुकदमा मेरठ में कर रखा था। मुकदमा बड़ा धूमधाम से चल रहा था, दोनों पार्टी दोनों तरफ से वकील थे। तो जब यहाँ की बातें जब यहाँ राज चंद्रा जी थे फैमिली कोर्ट के जज, तो एक्ट में साफ ये लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के अंदर कि मुकदमा उस जगह चलेगा जहां बच्चा होगा। बच्चा अगर लड़के के पास है और लड़का मेरठ में रह रहा है तो गार्जियन एंड वार्ड्स की कस्टडी का मुकदमा मेरठ में चलेगा। बच्चा अगर लड़की के पास है, लड़की गाजियाबाद में रह रही है तो कस्टडी का मुकदमा गाजियाबाद में चलेगा। प्रॉपर्टी तो हो गई, जैसे कि ज़मीन का है, जहां होगा वहीं चलेगा। जुरिडिक्शन, तो जुरिडिक्शन का जो इशू है वो पहले तय होता है किसी भी केस में, और इस केस में जुरिडिक्शन गार्जियन एंड वार्ड्स में वहां बनता है जहां पे बच्चा मौजूद होगा, या तो माँ के पास रहेगा या बाप के पास रहेगा। तो हमने कहा ये तो मुकदमा खत्म हो जाएगा। क्या कैसे खत्म हो गया? तो बहुत दिन से चल रहा है, इसमें तो एविडेंस भी हो गई। हमने एक एप्लीकेशन लगाई, हमने कहा सर ये बच्चा तो है ही नहीं, यहाँ जुरिडिक्शन कोर्ट को है नहीं, तो कैसे चल रहा? तो एक मिनट नहीं लगी, मुकदमा खारिज हो गया। तो ये हुआ कब? हुआ तभी जब आपको लॉ की नॉलेज हो। अगर आपको लॉ, जो वकील मुकदमा लड़ रहे थे उनको भी लॉ की नॉलेज ये नहीं थी कि इसका जुरिडिक्शन किस जगह है। तो मेरा अपना मानना यह है कि अगर आपको लॉ की पूरी नॉलेज है तो आप कोर्ट के अंदर जो खड़े होंगे, हार और जीत अलग चीज है। देखिए, हार और जीत को तो इस बात पे डिपेंड करता है, आपका केस अच्छा होगा आप जीत जाओगे। लेकिन जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल ली है कि बच्चा गाजियाबाद में, मुकदमा मेरठ में, आपको भी नॉलेज नहीं, उसको भी नॉलेज नहीं, दोनों एविडेंस पे एविडेंस दे रहे हैं, मुकदमा चल रहा। नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज है तो आप बहुत ही अच्छे एडवोकेट्स बन सकते हैं। तो मेरी अपना सोच ये है कि अगर आप मैट्रिमोनियल करना चाह रहे हैं तो गार्जियन एंड वार्ड्स को आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। मैंने तो वो बता दिया कि जो चलन में मुकदमे चल रहे हैं, मैं और क्योंकि मैट्रिमोनियल इशू बहुत बड़ा इशू है। लगता तो ऐसा है कि 125 पा के सिमट गया। आमतौर पे लोग भाई कहते हैं कि भाई मैट्रिमोनियल कर रहे हो, ठीक है 125 वाले वकील हैं, बात खत्म। लेकिन मैट्रिमोनियल करने के लिए आपको गार्जियन एंड वार्ड्स पढ़ना पड़ेगा, मैट्रिमोनियल करने के लिए आपको हिंदू लॉ पढ़ना पड़ेगा, मैट्रिमोनियल करने के लिए आपको मोमडन लॉ पढ़ना पड़ेगा, मैट्रिमोनियल करने के लिए आपको CRPC 125 पढ़नी पड़ेगी, मैट्रिमोनियल करने के लिए आपको आजकल DV एक्ट, डायवरी प्रोविजन एक्ट,
ये नया एक्ट बन गया। इस एक्ट के अंदर तो और भी आगे की बात होगी शुरू। इस एक्ट के अंदर ये है कि अगर वो तो आपको सबको पता ही है, मैं तो फिर भी वही मोटी मोटी बात, आपको सब नॉलेज है लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ, सुन लेते हैं, बात कर लेते हैं। जैसे मुकदमा सेक्शन 12 के अंदर डाला हमने, तय हो गया, तो इसके अंदर भी वही है जो मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। जैसे हिंदू लॉ के अंदर है इंट्री मेंटेनेंस का, इसमें सेक्शन 23 है इंट्री मेंटेनेंस का। तो इंट्री मेंटेनेंस का अंदर आप इसके अंदर भी एप्लीकेशन दे सकते हैं सेक्शन 23 में, और इसके अंदर ही मेंटेनेंस बन जाता। तो अगर आप यहाँ से मुकदमा जीत के सेक्शन 29 में अपील है, क्योंकि ये ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है, इसलिए इसकी अपील भी यहाँ पे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ होगी, उसके बाद ये फिर हाई कोर्ट जाएंगे। तो जब से ये एक्ट बना, इस एक्ट में थोड़ा सा और आगे चला गया। इस एक्ट में अगर आप ये देखेंगे, ज़रा डीपली पढ़ करके देखेंगे, तो इस एक्ट के अंदर आप खर्चा तो ले ही सकते हैं, ये तो सबको पता है, खर्चे का ले लेंगे। इसके अंदर बच्चे की कस्टडी का भी प्रोविज़न है, आप बच्चे की कस्टडी भी इसमें मांग कर सकते हैं। इसमें जो आपने दहेज का सामान दिया है उसकी वापसी का ही प्रावधान है, आप इसमें ये भी ले सकते हैं। इसके अंदर आपके लड़के के साथ जो फिजिकल और मेंटल टॉर्चर हुआ है उसका आप कंपनसेशन भी ले सकते हैं। तो ये एक्ट जब से आया एक बहुत बड़ा हथियार, जिसे कहते हैं लड़कियों के लिए एक बहुत सेफ गाइड हो गया। और इसमें जब एक्ट बना था तो एक्ट बनाने वालों को तो बिल्कुल साफ नियत होती है, उनका तो ये मन चाहता है कि 60 डेज में लिखा हुआ, एक्ट में ये लिखा हुआ है कि विद इन 60 डेज ये मुकदमा तय होना चाहिए। लेकिन ये बदकिस्मती है कि यहाँ पे लोड ऑफ वर्क इतना है, हमारे पास मजिस्ट्रेट है नहीं, इसलिए मुकदमे को चलते हुए कहीं 1 साल, कहीं 2 साल, कहीं 3 साल, ये नहीं मालूम कितना टाइम लग जाए। लेकिन एक्ट बनाते वक्त उनकी मंशा ये थी कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी रिलीफ मिले, इसीलिए ये एक्ट ये बनाया गया कि लड़की गाजियाबाद वार्ड से वहाँ जाए बच्चा लेने के लिए, 125 में वहाँ जाए फिर मेंटेनेंस के लिए, उसके बाद में सेक्शन 406 में जाए। तो सब चीज़ें ख़त्म करने के बाद में अगर वो सेक्शन 12 के अंदर आकर के और सारी चीज़ों की डिमांड कर ले तो एक ही मुकदमे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो जैसे जैसे आप ये समझ लो कि जो पुराने एडवोकेट्स हैं, अगर जिन्होंने पढ़ा था आईपीसी, हम जैसों ने तो सीआरपीसी पढ़ करके तो बात ही ख़त्म हो गई, फिर तो वकालत ही करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको अपडेट तो रहना पड़ेगा। अगर आप वकालत करते हैं तो आपको लेटेस्ट लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको लेटेस्ट लॉ की नॉलेज नहीं है तो आप वकालत कर नहीं सकते, और करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं बात क्या कह रहा हूँ, ये बात सही है या गलत है। ठीक, एक दिन की मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल ये है, जब सेक्शन 12 ये बना तो ट्राइबल का मजिस्ट्रेट है, तो एक बार मैं गाजियाबाद में बैठा था एक वकील साहब के यहाँ, तो उसके अंदर सेक्शन 12 के अंदर ये उसने वारंट कर दिए समलिंग करके, जैसे होता ना हमारे यहाँ, इसके अंदर आप तो अब सब भी करने लगे, अब तो बहुत आम बात हो गई। तो ये एक्सपार्टी होता है मुकदमा, ये भी जैसे 125 का होता है ऐसी एक्सपार्टी होता। उन्होंने एक्सपार्टी ना करके वारंट जारी कर दिए, BW करे, पहले सबन भेजे, फिर BW भेजे, फिर NPW भेज दिए। और इत्तफाक से मैं गाजियाबाद में वकील साहब के यहाँ बैठा हुआ था, इत्तफाक से वो मुलजिम पति लड़के का पकड़ करके NPW में आ गया 3 बजे 4 को। तो सेक्शन 3 के अंदर वो मुकदमा कर सकती है, और मुकदमे के अंदर वो सारी चीज़ों की मांग कर सकती है। नंबर 1 मांग करेगी अपना मेहर, हमारे यहाँ क्योंकि मेहर के बिना निकाह हो नहीं सकता, तो मेहर, इद्दत को आप सब लोग जानते हैं। इद्दत के अंदर भी ये है कि मैं बता दूं आपको, बस वैसे नॉलेज तो आपको बहुत है, लेकिन थोड़ा सा जब बात चली रही है, इद्दत दो इद्दत के 2 टाइम पीरियड होते हैं। एक तो होता है 3 महीने 10 दिन, एक होता 4 महीने, जब मर जाता तो 4 महीने, जब जिंदा होता तो 3 महीने 10 दिन। और इसके अंदर अगर कोई करोड़पति है तो वो 10 लाख का मेहर बनवा ले, कोई गरीब है तो 10 लाख का मेहर थोड़ी बनवाएगा। मेहर भी 2 तरह के होते हैं। अगर आप मेहर की बात करेंगे तो मेहर भी 2 तरह के होते हैं। उसमें कॉलम में लिखा रहता है, आप अगर कहीं निकाह में जाएं, पास बैठिए मौलाना के, काजी जी के, तो मेहर होता मवज्जल और मुअज्जल, मीम एन जा जे लाम मुअज्जल, मीम वाव जे लाम मुअज्जल। तो 2 तरह के मेहर हो गए। इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रॉम्प्ट और डेफर्ड। तो ये मुअज्जल और मुअज्जल जब लिखा हो गया, काजी जी ने मुअज्जल बांध दिया प्रॉम्प्ट, तो मुअज्जल का मतलब ये निकाह हुआ, आप लड़की को मेहर दोगे। लड़की क्या है, मैं न जाने वाली,
मुझे पहले मेहर दो, तो आपको देने पड़ेंगे, वो मौत जल गलाएगा। और डेफर्ड जब लड़की मांगे कि मेरे मेहर दो, तो तब देने पड़ेंगे, मेहर देने पड़ेंगे, ये उसका राइट है। अब आती इद्दत की बात। इद्दत के साथ भी यही बात आती है, इद्दत क्योंकि वो 3 महीने 10 दिन की इद्दत करेगी, तो इद्दत करने के लिए मेंटेनेंस कौन देगा? मेंटेनेंस घर वाले नहीं देंगे, बल्कि उसका हस्बैंड देगा जिसे तलाक दी। तो इद्दत जो है वो मेंटेनेंस जितना लड़के का, किसी का 10,000 रुपये, किसी का 20,000 रुपये, उसके हिसाब से 3 महीने 10 दिन के पैसे बन जाएंगे। अगर 10,000 रुपये महीना तो 30,000 रुपये 10 दिन के पैसे बन जाएंगे। तो ये इद्दत, ये जो मेंटेनेंस है वो हस्बैंड देगा। इसलिए हमारे यहाँ जब भी कभी तलाक होती तो और बहुत सारी बातों को छोड़ करके ये बात बिल्कुल क्लियर कट होती है कि आप मेहर और इद्दत तो देंगे, और इसके लिए जो तलाक दे रहा वो भी और जो ले रहा वो भी, वो दोनों एग्री रहते हैं पहले से कि भी अगर आप तलाक दे रहे हो वाइफ को तो मेहर और इद्दत तो देनी पड़ेगी। अब मेहर हमारे यहाँ इन राइटिंग आने लगा, पहले भी था हमारे यहाँ, तो क्योंकि जो निकाह होता वो ज़्यादातर इन राइटिंग होता। निकाह के अंदर ये भी ज़रूरी नहीं है कि इन राइटिंग हो, ये अगर आप चाहें तो विदाउट इन राइटिंग भी निकाह हो सकता है और वो निकाह वैलिड है। लेकिन शर्त यह है कि गवाह होना ज़रूरी है, गवाह के बिना निकाह नहीं होगा। तो इद्दत का क्लियर हो गया, मेहरों का क्लियर हो गया। तो अब मेरा अपना फिर वहीं आ जाए, मेरा अपना मानना यह है कि मुसलमानों के अंदर जो मुस्लिम लड़की हैं वो सेक्शन 3 के अंदर भी कर सकती हैं, अपना मेहर भी ले लें, इद्दत भी ले लें, मेंटेनेंस भी ले लें, सामान भी ले लें, और उनको एक पावर, एक इसमें यहाँ पे एक और भी सेक्शन है 6 डावरी प्रोहिबिशन एक्ट, 6 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 6 सेक्शन 6। सेक्शन 6 में ये है कि जैसे 406 सेक्शन 6 में बिल्कुल क्लियर कट है, ये हिंदू मुसलमान सबके लिए है। सेक्शन 6 में ये है कि आपने जो सामान शादी में दिया उसको लेने के लिए आप एंटाइटल है सेक्शन 6 में। और सेक्शन 6 में पहले कंप्लेंट फाइल होगी, फिर 200 के स्टेटमेंट होंगे, फिर 202 के स्टेटमेंट होंगे, फिर सबमिटिंग ऑर्डर होंगे, और उसके बाद में फिर जाकर के उसको वही प्रोसीजर है, पहले सबन जाएंगे, BW जाएंगे, LPW जाएंगे, और उठा करके ये सबसे अच्छा है। ये बहुत कम चलन में है, बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, और ये दावे बहुत कम हो रहे हैं कचहरी के अंदर। लेकिन जहां आप 406 कर रहे हैं, आप 498 कर रहे हैं, आप 125 कर रहे हैं, आप 12 DV कर रहे हैं, तो आप 6 दहेज प्रतिषेध 6 डावरी प्रोहिबिशन एक्ट भी मुकदमा कर सकते हैं। उसके अंदर भी आप पति को, सास को, ससुर को, नन को, नंदोई को, जेठ को, जिठानी को, सबको पार्टी बना सकते हैं। तो एक लड़के का ये भी राइट है एक मुकदमा करने का। ये हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये है कि चलन में जो चीज़ होती है वो करते हैं, जो चलन में नहीं होती उसकी लैक ऑफ नॉलेज मान लो तो वो करते नहीं। तो मेरा अपना मानना ये है कि आज आपको अगर एक नई बात पता चली तो अब जो लड़की का एक मुकदमा करें तो सेक्शन 6 डावरी प्रोहिबिशन एक्ट का भी आप करिए। सेक्शन अगर आपके पास मुस्लिम को लेडी है, मुकदमा आकर रहती है, तो जहाँ और में कर सकते हैं। अच्छा एक बात और भी बता दूँ, मैं कई बार नहीं है, अगर आपने 125 CRP से कर दिया और आपका, मेरे से पूछे बैठ जाओ। मेरा अपना कहना यह है कि तलाक के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, अब फिर बता देता हूँ। तलाक के बारे में बड़ा क्लियर कट है कि हस्बैंड के अलावा उसकी वाइफ को तलाक देने का राइट है ही नहीं, सिर्फ तलाक हस्बैंड ही देगा। लड़की हमारे यहाँ है खुला, फिर बता देता हूँ मैं, अभी मैंने बताया था आपको खुला तलाक। खुला तलाक लड़की का राइट है लेने का, तो खुला तलाक के बदले लड़की छोड़ेगी अपने मेहर, इद्दत, सामान भी छोड़ सकती है दहेज का, और रिक्वेस्ट करेगी लड़के से कि आप मुझे खुला तलाक दे दो, मैं आपको अपना मेहर, इद्दत माफ कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ। अगर लड़का चाहे तो खुला तलाक दे सकता है, और लड़का मना कर दिया तो वो खुला तलाक नहीं ले सकती। ये भी लड़के के ऊपर ही डिपेंड है। तो तलाक तो मुसलमानों में पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड पे डिपेंड है। हस्बैंड तलाक देगा तो तलाक मिलेगी, हस्बैंड तलाक नहीं देगा तो तलाक नहीं मिलेगी। और साथ तो सवाल है, ले लो, सवाल
बताओ। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल ये है, जिस तरह हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13B में प्रोविजन है, अगर पति और पत्नी दोनों राजी हैं तो 13B में मुकदमा डाल देते हैं, वो म्यूचुअल कंसेंट पे तलाक हो जाती है। तो क्या मुस्लिमों में ऐसा कोई प्रोविजन है कि दोनों राजी हैं तो वो अपना तलाक डिक्लेयर करा लें? नहीं, मुसलमानों में सेक्शन 13B में तो है हिंदू लॉ में, लेकिन मुसलमानों में नहीं है। क्रिश्चियन में है 10A में डाइवर्स एक्ट बना, क्रिश्चियन में, क्रिश्चियन वाला क्रिश्चियन में जाएगा, डाइवर्स एक्ट में जाके 10A में जाएगा। तो 13B जैसे होता है ऐसे क्रिश्चियन के अंदर होता है, तो क्रिश्चियन 13 इसमें 13 में नहीं 13B में नहीं जाएंगे, वो 10 एक्ट है, 10A है, क्रिश्चियन है। जैसे हम नोटेरियल तलाक कराते हैं जी, मुस्लिमों में, नोटेरी पे करा देते हैं तलाक, क्या हम उसे डिक्लेयर करा सकते हैं? एग्जैक्टली, मैं तो ये कहता हूँ नोटेरी के क्यों कराते हो आप, जबानी कह के करा दो। मैं कह जबानी हमने दे दिया, डिक्लेरेशन करा लो, बिल्कुल डिग्री हो जाएगी। और मेरा तो अपना मानना है डिक्लेरेशन कराने से बहुत फायदे हैं। देखिए आप फिर वहीं आ जाते हैं, मैं भाई बात हमारी बहुत अच्छी मालूम करी इन्होंने। देखिए हो रहा क्या है आजकल, एक सबसे ज़्यादा जो एक्ट चल रहा है, बहुत जो अब लेटेस्ट एक्ट जो है वो 3 तलाक वाला चल रहा। आपको पता है, आप सब एडवोकेट्स हैं, बिल्कुल हर लड़की, क्योंकि आजकल मुकदमे जो कायम हो रहे हैं वो 3 तलाक के ही हो रहे हैं। और 3 तलाक के मुकदमे का बहुत सारे लोग कहते हैं, हमारे पास भी आते हैं कि डिफेंस बताओ आप, डिफेंस क्या है 3 तलाक का, भाई बचे कैसे 3 तलाक को। तो जो अभी सवाल करा, मेरा कहना यह है कि अगर पार्टी के बीच में, या ये है कि लड़के ने तलाक दे दिया और तलाक देने के बाद आपने डिक्लेरेशन करा लिया कोर्ट से, तलाक देने के बाद आपने कोर्ट से डिक्लेरेशन करा लिया, तो 3 तलाक का मुकदमा नहीं चलेगा। मैं आपको बिल्कुल, मैं वो बात करता हूँ जो प्रैक्टिकल है। मेरा अपना कहना यह है कि अभी हमारे पास एक केस चला था, हमने उसमें डिक्लेरेशन करा रखा था, कोर्ट से डिक्लेरेशन हुआ था, लड़की ने 3 तलाक का मुकदमा कर दिया, SSP ने, SP ने, सबने जोर लगा लिए। हमने कहा जब इसको तलाक हो चुकी, कोर्ट से तलाक हो चुकी, जब ये वाइफ ही नहीं, ये कैसे देगा। अल्टीमेटली दबाव तो बहुत बनाया, एक्सपंज करा मुकदमा, उसने कहा गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती इसके अंदर। तो अगर मेरा मानना यह है कि डिक्लेरेशन का अगर आपने एक बार तलाक का मुकदमा कर दिया और वो कोर्ट से डिग्री हो गया, तो फिर आपके पास ये 3 तलाक का मुकदमा चलने का ही नहीं, किसी सूरत में नहीं चल सकता मुकदमा। मेरा अपना मानना ये है। बताओ और किस जैसे वो खुला के लिए लड़की कहाँ जाएगी? खुला, कोर्ट में जावे? देखिए ऐसा है कि खुला तलाक लड़के को राइट है। खुला तलाक लेने के लिए लड़की किसी कोर्ट में नहीं जा सकती, किसी भी कोर्ट में खुला तलाक के लिए कोई जा ही नहीं सकती। लड़की भी अगर जाएगी तो डिक्लेरेशन का सूट फाइल कर सकती है, वो भी किसमें, वो सेक्शन 7/(1) एक्सप्रेशन सेकंड B, उसके अंदर डिक्लेरेशन का सूट फाइल कर सकती है, ये कह करके कि मेरे पति ने मुझे फला फला तारीख में अलग अलग डेट्स में 3 तलाक दे दिया, लेकिन आज भी ये मुझको अपनी वाइफ कहता है और मुझे जो है तलाक होने के बाद भी ये पत्नी बताता फिरता है, इसलिए कोर्ट से डिक्लेरेशन सूट फाइल कर सकते हैं और कोर्ट से डिक्लेरेशन करा सकते हैं, पति पत्नी का संबंध समाप्त हो जाएगा। नहीं, खुला को म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, मैं बता रहा हूं ना, खुला टोटल डिपेंड लड़के पर है, लड़का देगा, लड़की का कोई राइट नहीं है खुला तलाक लेने का। हाँ, डिमांड लड़की कर रही है सर, फिर वो अपनी कंसेंट दे रहा है ना। लड़का अगर उसने, लड़की ने डिमांड करी खुला तलाक की और लड़का एग्री हो गया देने के लिए, तो सही है। देखिए मैं बताऊं, दरअसल आप 13B को पढ़ लें, 13B में तो एक स्पेसिफिक बात लिखी हुई है कि 13B में मुकदमा समझौते के आधार पर तलाक बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। खुला के अंदर कहीं ये नहीं लिखा कि समझौते के आधार पर खुला हो रहा, लड़के का राइट है। इद्दत में नहीं, वो तलाक दे या ना दे, उसका राइट है ये। लड़की रिक्वेस्ट कर सकती है, लड़का माने या ना माने। 3 तलाक जो बोलते हैं उसे 3 तलाक में सर उसकी कोई समय सीमा है कि 3 तलाक बोलने की? तो जैसा आपने कही एक बार आप दे दिए, फला डेट को दे दिए, फला डेट को, उसकी कोई सीमा है कि तीनों की चौकी अब बैठेगी? मैं बताऊं, पहले जो तलाक होती थी आपने देखा होगा,
तो पहले तलाक होती थी, एक साथ 3 तलाक दे दिया करते थे। हमारे सामने भी था ये सेक्शन 2019 से बना, सितंबर में एक्ट आ गया नया। तो इससे पहले तो 3 तलाक ऐसी हो जाती थी, 3 तलाक दे दी, बांध लिया। लेकिन मेरा अब भी कहना वो ये जो पहले वाली बात मैंने कही थी कि कानून में यही लिखा हुआ है कि 1 तलाक दो, अब उसके ठीक 1 महीने बाद दूसरी तलाक, फिर उसके ठीक 1 महीने बाद तीसरी तलाक। 1 महीने से कम में तलाक अगर दे दी तो उसमें फिर उस एक्ट के अंदर आप फंस जाओगे, जो एप्लीकेबल होगा एक। तो अगर तलाक अलग अलग महीनों में दी जा रही है तो फिर आपका बचत है, राइट आपका आज भी वही है जो तलाक देने का राइट लड़के का उस वक्त था, आज भी लड़के के पास ही राइट है। जो सही तलाक है उसका तरीका बता दिया गया है और यही तरीका सही है, एक ही बीच में। देखिए, अगर आपका मुकदमा डिग्री हुआ या तलाक हुई भी है तो ये जो एक्ट है ये जिस दिन लागू हुआ है सितंबर 2019 उसके बाद से लागू हुआ, उससे पहले का जो भी है वो बिल्कुल सही है। अगर तलाक जो एक तो पहला दे दिया आज, हमें 30 दिन के जगह में 32 दिन हो गए, 33 हो गए, क्या वैलिड है वो? एग्जैक्टली 1 महीने के बाद में, मैं तो कहता हूँ 6 महीने बाद भी दे सकते हैं आप। ये तो मिनिमम है रिक्वायरमेंट 1 महीने की। आप 6 महीने बाद दे सकते हैं, 3 महीने बाद दे सकते हैं, 4 महीने बाद दे सकते हैं। जो इजराए है जो डालते हैं ये हर महीने की डाल सकते हैं या कंपल्सरी 11 महीने की डालेंगे? हर महीने में डाल सकता हूँ, कभी भी डाल दो, तो जितने दिन के आप चाहो डाल दो आप। जी राइट है अध्यक्ष जी। अगर लड़का लड़की इंटरकास्ट मुस्लिम या हिंदू, उनके इसके सेपरेशन किस कोर्ट में चलेंगे? कहाँ जाएंगे? मुस्लिम वाली से होगा पद्धति से या हिंदू वाली पद्धति? बात आपने बड़ी अच्छी करी है, लेकिन अभी मेरे क्लियर नहीं हो पाई। आपका ये मकसद है कि अगर उसने शादी कर रखी है तो कहाँ जाएंगे? हिंदू मुस्लिम है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। हाँ मैं बताऊँगा आपको। देखिए ऐसा है कि जो हिंदू और मुसलमान के बीच में जो शादी होती है वो किसी एक्ट में नहीं होती, स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोविजन है। सिर्फ और सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट में ये लिखा हुआ है कि आप कोई भी लड़का हिंदू या कोई लड़की हिंदू मुसलमान लड़के से या किसी और धर्म के लड़के से शादी कर सकती है और शादी वो वैलिड है। अब सवाल ये होता है कि अगर मैं तो दूसरी और इससे एक और आगे की बात भी करता हूँ। वहाँ पे 2 चीज़ें हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में, एक तो है शादी होना, एक है शादी का रजिस्ट्रेशन होना। अब हमारे यहाँ तो अब रजिस्ट्रेशन अलग होने लगा, यहाँ होने लगा। जब यहाँ नहीं होता था तो हम रजिस्ट्रेशन उसी जगह कराते थे स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, क्योंकि उसमें दोनों प्रावधान है, सेक्शन 11 और सेक्शन 13। तो सेक्शन क्या कहते हैं, एक तो शादी हो गई और एक शादी का रजिस्ट्रेशन हो गया। अब थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि मुस्लिम पार्टी थी, निकाह हुआ था, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन स्पेशल मैरिज एक्ट में करा लिया। तो अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि उनका तलाक कैसे होगा? क्या मुसलमान पार्टी आज भी दोनों है, मज़हब नहीं बदला, कुछ नहीं, आज भी मुसलमान थे, कल भी मुसलमान है, लेकिन उनका तलाक 3 तलाक जो होता है ना, कहने से तलाक नहीं होगा। उनको तलाक लेने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट में के तहत मुकदमा करना पड़ेगा फैमिली कोर्ट में, और फैमिली कोर्ट के अंदर मुकदमा होने के बाद में ही उनका तलाक होगा, भले ही पार्टी मुस्लिम हो या हिंदू हो, मतलब एक ही धर्म के दोनों मानने वाले हों, उसके बावजूद भी अगर उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो उसका मुकदमा सिर्फ और सिर्फ फैमिली कोर्ट में चलेगा और कहीं नहीं चलेगा, उनका अपना तलाक नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने एक मौका दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अपना मानना यह है कि ये आप जो रजिश नहीं हवाला कैसे होना है, कैसे भरा जाना है, उसके बारे में। और देखिए मेरा अपना मानना यह है कि जो ये एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिसपे 125 पे और हम डालते हैं, आप उसको एफिडेविट को बहुत से लोग, क्योंकि प्रैक्टिकल है, हम भी देखते हैं, तो बहुत सारे लोग उसको गलत भर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको गलत भर रहे हैं। और अगर अच्छा वकील है,
बहुत अच्छा वकील है तो उसका फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि जो उसने ऑन ओथ एफिडेविट फाइल कर दिया है वही माना जा रहा है और उसी की बेस पे निर्णय हो रहे हैं। वो एफिडेविट बड़ा टेक्निकल है, उसको भरते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और आपने अगर उसमें ज़रा सी भी मिस्टेक कर दी तो उसका फ़ायदा दूसरी पार्टी को 100% पहुंच जाएगा। थैंक यू। जैसे एक्चुअली क्या है, हमने एफिडेविट दाखिल कर दिया लड़की ने कि वो कहीं पे जॉब नहीं करती, और लड़का कह रहा है कि वो जॉब करके वो काउंटर एफिडेविट देता है, इसके बारे में क्या? देखिए, अगर लड़की जॉब नहीं करती तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं। मैं तो इससे और एक बात बताऊं, थोड़ी देर के लिए ये मान लो आप कि लड़की का आपने जब एफिडेविट दिया तब लड़की जॉब नहीं करती थी, और जब एफिडेविट दे के जैसे बाहर निकले आप तो लड़की की नौकरी लग गई। तो अब मसला ये आता है कि लड़के ने काउंटर एफिडेविट दे दिया कि लड़की तो फला फला जाके सरकारी नौकरी कर रही है, एग्जैक्टली लेकिन जब आपने एफिडेविट दिया तब वो नौकरी नहीं कर सकती। तो उस एफिडेविट में ये बात लिखी हुई, अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं तो आप कोर्ट को बता करके एक सेपरेट एफिडेविट फाइल कर सकते हैं कि कल मैं नौकरी, मान लो लड़का यहाँ नौकरी करता था 7,000 रुपये महीने पे, सरकारी नौकरी मिल गई उसकी 50,000 रुपये महीने पे, मैंने अपने एफिडेविट में ये लिख रखा है कि 7,000 रुपये महीना नौकरी कर रहा था, तो अब मैं तो बंद किया उस एफिडेविट से? नहीं, उसके अंदर ये लिख रखा अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं तो आप कोर्ट से परमिशन लेकर के कि साहब ये सर्कमस्टेंसेस से पहले अब ये जॉब लग गया, आप फ्रेश एफिडेविट फाइल कर सकते हैं। नहीं, देखिए अभी हमारे देखिए ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, अब तो लेटेस्ट लॉ आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि टोटल इस पे डिपेंड नहीं होगा, एविडेंस तो आपको देना पड़ेगा। अगर आपने एविडेंस नहीं दे रहे कि भाई वो जॉब करती, इतने कहने से काम नहीं चलने वाला, इतने कहने से कोई काम नहीं चलने वाला, और ना इसके बेस पे जजमेंट होने वाला। आपको तो एविडेंस देना है, उसको भी देना और आपको भी देना, बिल्कुल एग्जैक्टली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी, मिसबाहुद्दीन सिद्दीक भाई साहब, जिन उम्मीदों के साथ हमने आपको यहाँ बुलाया था आप उससे कहीं ज़्यादा खरे उतरे। आज का टॉपिक केवल मेंटेनेंस का था। अभी आप बैठिए वकील साहब, अभी कोई जाएंगे नहीं, क्योंकि अब जो लोग बचे हैं, पिछली बार हमने कराया था, भाई हमारे इतने महानुभाव हस्तियाँ हैं, इनके साथ हमें खड़े होने का सौभाग्य मिलेगा, इनके साथ फोटोग्राफी हम जरूर कराएंगे। तो जो लोग यहाँ बैठे हैं बहुत देर से बैठे रहें, ये अवसर कभी कभी आते हैं। बहरहाल हमारा इश्यू केवल मेंटेनेंस का था, लेकिन अध्यक्ष जी ने कोई टॉपिक अनटच छोड़ा नहीं है, चाहे वो ट्रिपल तलाक का है, चाहे वो सिर्फ मेंटेनेंस का नहीं 498 का है, सभी के ऊपर आपने सेक्शन 25 सभी को बहुत विस्तार से समझाया। और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं ये वाकई में कितनी उत्सुकता के साथ सीखना चाहते हैं कि अभी सवाल ख़त्म नहीं हो रहे, लेकिन हमारा समय समाप्त हो रहा है। चूँकि सर्दियों का मौसम है, दिन जल्दी छुप जाता है। कुछ हमारी बहनें भी थी यहाँ जो जल्दी चली गई हैं, तो आपके समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे तैसे आप लोग आए, पता चला अगली बार ये भी ना आए तो इसलिए समय का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम को कंक्लूड करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्ट के साथ सुन रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी महामंत्री महोदय आपसे एक सूचना शेयर करना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा महामंत्री महोदय से कि जो सूचना आप देना चाहते हैं अपने साथियों को दें। हालांकि मेरे स्तर से सूचना गई है, लेकिन अब इसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसलिए महामंत्री जी स्वयं यहाँ आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सम्मानित मंच, सम्मानित साथियों, अभी आपके सामने पूर्व अध्यक्ष मिसबाहुद्दीन जी ने बड़े विस्तार से, चाहे मुस्लिम लॉ हो और ख़ास तौर से मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ 125 हो, सभी चीज़ के बारे में बताया, ज्ञानवर्धन चीज़ हमारे बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, हम बात करते थे कि भीड़ कम आ रही है यार, इस प्रोग्राम को बार बार होती है, भीड़ कम होती है तो इसे बंद करो, मामला चल रहा नहीं। लेकिन आज इतनी काफ़ी भीड़ आई, उत्साहित हुए, सभी लोग उत्साहित हैं। हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम और आगे बढ़े।
आप अपना बेशकीमती समय यहाँ छोड़कर आए हैं, आपका धन्यवाद। दूसरा, मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि अभी जिला बार एसोसिएशन की एक डायरेक्टरी प्रकाशित बहुत शीघ्र प्रकाशित होने जा रही है। तो मैं बार एसोसिएशन के ऑफिस में या लाइब्रेरी में वो जो प्रिंट की हुई है उसे वहाँ कल तो शायद छुट्टी है, मंडे से वो रखेंगे। जिसे भी कोई त्रुटि हो किसी के नाम में, फ़ोन नंबर में या एड्रेस में कोई नया चेंज करना चाहते हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत जल्दी उसमें अपना नया फ़ोटो देना चाहे नया फ़ोटो दे दें और वो उसे ठीक कर लें, ताकि संशोधित होकर आपकी डायरेक्टरी, आपके बार की डायरेक्टरी अच्छी तरह सब चले। की सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे बीच हमारे वरिष्ठ, हमारा सौभाग्य है, हमारे सीनियर साथी राम कुमार त्यागी जी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष भाषण के लिए पधारें कृपया। जी नहीं, सभा के अध्यक्ष, वो जिला बार के अध्यक्ष ऐसे से बैठे हैं, सभा के अध्यक्ष हमारे राम कुमार त्यागी जी हैं आज की सभा के। श्री राम कुमार त्यागी जी, तालियों से एक बार स्वागत करें। उपस्थित भाइयों, आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन था कि हमें बड़ी विस्तृत जानकारी कानून के बारे में मिली और चाय पानी भी हुआ और आगे भी यही चीज़ स्थिति चलती रहे। चलिए, आज की सभा के अध्यक्ष श्री राम कुमार त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच हमारे अध्यक्ष महोदय नहीं है, उनकी एब्सेंस में आज के अध्यक्ष, आज जिला बार के अध्यक्ष हैं हमारे उपाध्यक्ष महोदय पराग हैरन जी। मैं आपसे निवेदन करूंगा यहाँ उपस्थित सभी अधिवक्ता साथियों का वोट ऑफ थैंक्स के साथ वोट ऑफ थैंक्स के लिए पराग हैरन जी। सम्मानित पंच और सम्मानित मेरे साथियों, अभी हमें पूर्व अध्यक्ष श्री मिसबाउद्दीन जी से जितनी जानकारी मिली उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी अधिवक्तागण ने बहुत कुछ सीखा। हम ये चाहेंगे कि आगे भी ये प्रोग्राम चलता रहे इसी तरह से, और आपका आने का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अभी सभी अधिवक्ता साथी 5 मिनट का समय देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पराग हैरन जी। आज के कार्यक्रम की सफलता इस बात से भी है, आज के कार्यक्रम की सफलता इस बात से भी साबित होती है कि आज के कार्यक्रम में न सिर्फ जिला बार के अधिवक्ता साथी यहाँ मौजूद हैं, बल्कि मेरठ बार से कुंवर असलम साहब, अशफाक साहब और बहुत से लोग यहाँ तशरीफ लाए। हमारे बीच कोई ऐसी दीवार तो है नहीं, ज्ञान की कक्षा है, कहीं से भी कोई भी लोग आ सकते हैं, सभी अधिवक्ता हैं। आप सभी का, जो भी आए, जिला बार के अधिवक्ता, मेरठ बार के अधिवक्ता, सभी का स्वागत है। अब कार्यक्रम समाप्ति के बाद हमारे चीफ गेस्ट थे, उनके सम्मान के लिए एक छोटा सा मोमेंटो जिला बार एसोसिएशन की तरफ से। तो मैं निवेदन करूंगा सुधीर भाई साहब से कि वो आएँ, और मैं साथ ही निवेदन करूंगा अपने महामंत्री महोदय से, उपाध्यक्ष महोदय से कि वो सुधीर भाई साहब को मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें। सुरेंद्र एडवोकेट, सॉरी, जी सुरेंद्र भाई साहब। नहीं, ये बात सही है, इस कार्यक्रम को उठाने वाले सुरेंद्र भाई साहब। मैं उधर से पीछे अब मैं निवेदन करूंगा मिसबा भाई साहब को मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें। चलिए, सभी साथी बारी बारी आएंगे, अपनी फोटो जरूर खिंचवाइएगा। कोई आज फोटो खींचने से ना रह जाए, 2-2 4-4 के ग्रुप में आ जाए, 2-2 4-4 करके आ जाए। जो साथी बैठे हैं, नियाज भाई आप लोग बैठे में पीछे ही बैठे, हमारे जूनियर साथी बैठे, आ जाओ, फोटो खिंचवा के सब जाएंगे। और मैं अपने सीनियर से भी निवेदन करूंगा, आप बच्चों के साथ भी फोटो खिंचवाएं, चेंज होते रहे।